हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। पाठ्यचर्या विकास के उपागम, अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। एक ही वीडियो में हम पाठ्यचर्या विकास के सभी महत्वपूर्ण उपागमों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। इसके अलावा अगर आप इन नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं उपागम। उपागम का क्या अर्थ होता है? उपागम को हम अंग्रेजी में कहते हैं अप्रोच, और अप्रोच का अर्थ होता है किसी के निकट जाना, किसी के पास जाना। ठीक है, जैसे हम सिंपल कहते हैं कि हम फला व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह पाठ्यचर्या विकास में उपागम यानी कि पाठ्यचर्या विकास किस तरह से किया जाए, पाठ्यचर्या विकास के निकट जाने के लिए जिन टेक्निक्स का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम पाठ्यचर्या विकास के उपागम कहते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। ये प्रभावपूर्ण शिक्षण, प्रभावी शिक्षण और अर्थपूर्ण अधिगम को अग्रसर करने के लिए अधिगमकर्ता और शिक्षक उपयुक्त उपागम का प्रयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिक उपागम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शिक्षक उपयुक्त उपागम का प्रयोग करते हैं। उपागम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए शिक्षा शब्दकोश में लिखा गया है कि उपागम अधिगमकर्ताओं के लिए शिक्षण में इसके प्रयोग एवं उपयोगिता का मूल्यांकन करने के द्वारा नवीन विषय वस्तु को परिचित कराने की एक विधि है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो नवीन विषय वस्तु है, जो भी नई आपकी जो शिक्षण सामग्री है, जो भी नया हम यूज करते हैं, वो सभी उपागम के अंतर्गत आता है। किस तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाया जाए, वो जो टेक्निक हमें बताए वही उपागम है। तो पाठ्यचर्या उपागम पाठ्यचर्या विकास एवं उसको क्रियान्वित करने संबंधी विविध पक्षों के विषय में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त संगठन प्रतिमान है। दूसरे शब्दों में पाठ्यचर्या उपागम एक योजना है जिसका शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव अर्थात क्रियाएं प्रदान करने के लिए अनुसरण करते हैं। पाठ्यचर्या विकास के प्रमुख उपागम है, पहला है प्रणाली विश्लेषण उपागम। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। दूसरा है समेकित या इसी को हम एकीकृत उपागम भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच। और तीसरा है मानवतावादी उपागम यानी कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। चौथा है अनुशासनात्मक उपागम या इसको हम विषयक उपागम भी कहते हैं। ठीक है, इस और फिफ्थ और लास्ट है अंत्याविषयक या अंतःअनुशासनात्मक उपागम, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब एक एक के बारे में हम बात करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रणाली विश्लेषण उपागम, सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। तो सिस्टम, कोई काम सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है, इसका हमारा क्या तात्पर्य होता है, यानी कि जिसमें सीमित संसाधन यूज हों और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ मिले, तो वो हम कहते हैं उसको सिस्टमेटिक ढंग से। यानी कि इस उपागम के माध्यम से पाठ्यक्रम विकास के लिए विषय वस्तु के तथ्यों एवं अधिगम अनुभवों को इस प्रकार संगठित एवं नियोजित किया जाता है, इस तरह से प्लान किया जाता है कि जिससे सीमित स्रोतों एवं संसाधनों से शैक्षिक लक्ष्यों की सम्यक का अर्थ होता है ठीक तरह से प्राप्ति हो सके, और शक्ति एवं संसाधनों का व्यय कम हो, शक्ति और संसाधन कम हो। तो वही तो कार्य सिस्टेमेटिक कहलाता है, जब सीमित संसाधनों में से शैक्षिक लक्ष्यों की बहुत ही ज़्यादा ठीक तरह से प्राप्ति हो। तो प्रणाली विश्लेषण उपागम को आप इस तरह समझ सकते हैं कि सिस्टमेटिक वे से जब सीमित स्रोतों और संसाधनों से शैक्षिक लक्ष्यों की ठीक प्राप्ति हो और शक्ति एवं संसाधनों का कम व्यय हो, तो वो आपका कौन सा है? प्रणाली विश्लेषण उपागम। प्रणाली विश्लेषण उपागम के संबंध में शिक्षा शब्दकोश में लिखा है कि प्रणाली विश्लेषण एक अध्ययन उपागम है जो जोखिमों, प्रभावपूर्णता एवं विकल्पों के मूल्यों की तुलना द्वारा विविध लक्ष्यों एवं निष्कर्षों के मध्य अच्छे परिणामों को देता है। संभावित विकल्पों के मध्य अधिमानित चयन की पहचान करने के लिए निर्णय लेने व सहायतार्थ अविकल्पित है। अब इसके बाद आते हैं प्रणाली विश्लेषण उपागम के गुण। तो सबसे पहला गुण क्या है? ये पाठ्यक्रम विकास के लिए उपयोगी उपागम है, क्योंकि इस उपागम में कहा गया कि सीमित स्रोतों एवं संसाधनों से सम्यक शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, ठीक प्रकार के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो ये पाठ्यक्रम विकास के लिए उपयोगी उपागम है। इसके अलावा इस उपागम के आधार पर विषय वस्तु एवं अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से नियोजित किया जाता है, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उनको इस तरह से प्लान किया जाता है जिससे शक्ति, संयम एवं संसाधनों का अपव्यय ना हो, उनका दुरुपयोग ना हो। ये पाठ्यक्रम विकास हेतु विषय वस्तु के तथ्यों एवं अधिगम अनुभवों के चयन हेतु वैज्ञानिक आदान प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा इस उपागम की सहायता से पाठ्यक्रम के विकास में सीमित स्रोतों एवं संसाधनों का
इस प्रकार प्रयोग किया जाता है जिससे शक्ति, संयम एवं संसाधनों का अपव्यय नहीं होता है, दुरुपयोग नहीं होता है। इसके बाद आती हैं प्रणाली विश्लेषण उपागम की सीमाएं। तो सबसे पहली सीमा क्या है कि इस उपागम से पाठ्यक्रम में उचित संतुलन बनाए रख पाना कठिन कार्य है, क्योंकि जब आप सीमित संसाधनों में कम से कम पाठ्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक्स छूट भी जाएंगे। तो इस उपागम से पाठ्यक्रम में उचित संतुलन बनाए रख पाना कठिन कार्य है। दूसरी सीमा क्या है कि इससे समय तथा श्रम अधिक लगता है, अतः ये मितव्ययी ही नहीं है। मतलब इस तरह के उपागम का निर्माण करने, इस उपागम के द्वारा जो पाठ्यक्रम विकसित किया जाता है उसका निर्माण करने में समय ज़्यादा लगता है। टॉपिक्स आपको कम छांटने हैं, ठीक है, कम से कम सीमित संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा सम्यक लक्ष्य जो है शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त हो, तो इसमें समय तथा श्रम अधिक लगता है। इसके अलावा अगली सीमा क्या है कि इस उपागम के प्रयोग में प्रशिक्षित दक्ष व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जब आपसे कोई कहे कि इन टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक छाटिए, तो वही छाट पाएगा जो प्रशिक्षित होगा, उस बात में ट्रेंड होगा, ठीक है। तो इसमें प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति हैं क्या, अभाव हैं, तो ये इसकी सीमा हो जाएगी। अब इसके बाद आता है दूसरा समेकित या एकीकृत उपागम। कहीं पर आपको समेकित मिल सकता है, कहीं पर एकीकृत। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेशन से हमारा क्या तात्पर्य होता है, ठीक है, एकीकरण से हमारा क्या तात्पर्य होता है, बहुत सी छोटी छोटी बातों को जोड़ना। तो इस उपागम के द्वारा पाठ्यक्रम के विकास में विभिन्न विषयों के ज्ञान को विभिन्न खंडों में प्रस्तुत ना करके, ठीक है, उनको खंडों में प्रस्तुत नहीं किया जाता, एक इकाई के रूप में जोड़ दिया जाता है, संगठित कर लिया जाता है। इस उपागम के आधार पर विकसित पाठ्यक्रम को समेकित या एकीकृत पाठ्यक्रम कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो पॉइंट्स आपको पकड़ना है कि विभिन्न पाठ्यक्रम को ज्ञान को विभिन्न खंडों में प्रस्तुत ना करके एक इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में, ठीक है, एकीकरण उनका कर दिया जाता है। इसीलिए इसको हम इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। और इस अप्रोच द्वारा जो पाठ्यक्रम बनता है उसको हम एकीकृत पाठ्यक्रम कहते हैं। एकीकृत उपागम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए हेंडरसन ने लिखा है कि वह पाठ्यक्रम जिसमें विषयों के मध्य की बाधाएं तोड़ दी जाती हैं, जब जोड़ दोगे तो मध्य की बाधाएं टूट जाएंगी, प्रायः समेकित पाठ्यक्रम कहलाता है, प्रायः एकीकृत पाठ्यक्रम कहलाता है या समेकित पाठ्यक्रम कहलाता है। अब इसके बाद समेकित पाठ्यक्रम के गुण। तो सबसे पहला गुण क्या है, इस उपागम के माध्यम से छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें जो है बाधाओं को तोड़ दिया जाता है, एकीकरण कर दिया जाता है। तो इस उपागम के माध्यम से छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त होता है। दूसरा गुण क्या है, इस उपागम द्वारा विकसित पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस के द्वारा बनाया जाता है। इस उपागम द्वारा जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम तैयार होता है, ऐसा पाठ्यक्रम जो जीवन में उपयोगी हो, अनुभव केंद्रित, जो अनुभवों पर आधारित हो, ठीक है। इस उपागम में ज्ञान को समग्र का मतलब क्या होता है, ओवरऑल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, एक यूनिट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, एकीकरण करके प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट अगला गुण क्या है कि इस उपागम से बालकों के नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से सरलता से संबंधित किया जाता है। जो नया ज्ञान है उसको पुराने ज्ञान से जोड़ा जाता है, रिलेट किया जाता है। एकीकृत उपागम में बालकों की रुचियों का पूर्णतया ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति में, हर बच्चे में व्यक्तिगत जो है विभिन्नता के कारण सब में अलग अलग रुचि होती है। तो एकीकृत उपागम में बालकों की रुचियों का पूर्णतया ध्यान रखा जाता है। अब इसके बाद सीमाएं क्या है, पहली सीमा क्या है कि समस्त विषयों को एक साथ एकीकरण कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि जो एकीकृत उपागम है वो एकीकरण पर जोर देता है, ठीक है, इंटीग्रेशन पर जोर देता है। तो सीमा में हम क्या कहते हैं कि सभी विषयों को एक साथ एकीकृत कर पाना संभव नहीं है। इसके अलावा इस उपागम से पाठ्यक्रम विकास में बहुत से प्रकरणों के छूट जाने की, बहुत से टॉपिक्स छूट जाते हैं और कुछ टॉपिक्स दोबारा आ जाते हैं। जब हम यूनिट बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स को जोड़ते हैं, उनका इंटीग्रेशन करते हैं, तो कुछ टॉपिक छूट जाएंगे, कुछ दोबारा भी आ जाएंगे। तो इस उपागम से पाठ्यक्रम विकास में बहुत से प्रकरणों के छूट जाने की संभावना बनी रहती है, कुछ की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। इसलिए पाठ्यक्रम विकासकर्ता इस उपागम का कम प्रयोग करते हैं। अगली सीमा क्या है कि इस पाठ्यचर्या के शिक्षण में बहुत अधिक समय लगता है। जो आपकी एकीकृत उपागम द्वारा पाठ्यचर्या विकसित होती है, यानी कि एकीकृत पाठ्यचर्या विकसित होती है, इस पाठ्यचर्या के शिक्षण में बहुत अधिक समय लगता है। जब आप इंटीग्रेटेड कर देंगे, सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा तो समय अधिक लगता है। इस पाठ्यचर्या द्वारा अध्यापक के कार्यभार में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा छात्रों की रुचियों के अनुरूप पाठ्यचर्या का एकीकरण कर पाना
संभव नहीं है। सभी बच्चे की अलग अलग रुचियाँ होती हैं, ठीक है। तो छात्रों की रुचियों के अनुरूप पाठ्यचर्या का एकीकरण कर पाना संभव नहीं है। तीसरा उपागम है मानवतावादी उपागम या मानववादी उपागम, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो आपको नाम से समझना है, मानवतावादी यानी कि जो मानव व्यवहार पर, ठीक है, मानव के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम बनाने पर जोर दे, मानव को केंद्र में रखकर बनाया जाए, उसको हम मानवतावादी उपागम कहते हैं। ये उपागम व्यवहार मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है। इसमें पाठ्यक्रम का विकास करते समय विषय वस्तु एवं अधिगम अनुभवों का संगठन निगमनात्मक से आगमनात्मक अनुष्ठापन की ओर परिवर्तित हो जाता है और विषय वस्तु परंपरागत से हटकर मानव के लिए उपयोगी, मानव पर केंद्रित हो जाती है और सार्थक विषय वस्तु की ओर उन्मुख हो जाती है, ओरिएंटेड हो जाती है। ऐसी विषय वस्तु जो सार्थक हो, जीवन उपयोगी हो, ठीक है, मानव के लिए उपयोगी हो, क्योंकि आपका मानवतावादी उपागम है, ठीक है, मानवतावादी अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो इसमें पाठ्यक्रम विकासकर्ता अधिगमकर्ता से संबंधित एवं उपयोगी विषय वस्तु के तथ्यों प्रकरणों के चयन पर ध्यान केंद्रित करता है, ना कि विषय वस्तु की मांग के अनुरूप। इस प्रकार इस उपागम में विषय वस्तु का चयन अधिगमकर्ता के जीवन, अनुभवों, अभिवृत्तियों, भावनाओं एवं सामाजिक संदर्भ जिसमें वह रहता है के अनुरूप संगठित किया जाता है, ताकि उसमें मानवीय गुणों का विकास किया जा सके। अब इसके बाद मानवतावादी उपागम के गुण, ठीक है, इसके बाद सीमाएं पढ़ेंगे। सबसे पहला गुण क्या है कि मानवतावादी उपागम में पाठ प्राय जीवन अनुभव, ठीक है, मानव के लिए उपयोगी जीवन अनुभव, समूह परियोजनाएं, अधिगम एवं रुचि केंद्र पर आधारित होता है। रुचि, ठीक है, रुचि को केंद्र में रखकर बनाया जाता है, जो जीवन उपयोगी होता है। इसके अलावा ये अत्यधिक सुविधापूर्ण उपागम है, ठीक है। इस उपागम द्वारा विकसित पाठ्यक्रम आत्म प्रभाविता में वृद्धि करता है। जॉन डेवी किलपैट्रिक आदि ने मानवतावादी उपागम का प्रतिनिधित्व किया है, जो मानव को केंद्र में रखकर विकसित किया जाए, ठीक है, मानव की आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर विकसित किया जाए। इस उपागम के अंतर्गत अनौपचारिक छिपी पाठ्यचर्या, ठीक है, पाठ्यचर्या दो तरह की हमने पढ़ी थी, मूल पाठ्यचर्या और छिपी पाठ्यचर्या। तो मूल में क्या होता है, जो हमें सिंपली कॉलेज में पढ़ाई जाती है, और छिपी का मतलब क्या होता है, जो मूल पाठ्यचर्या के अलावा जो कुछ भी हमें किस तरह से शिक्षकों अपने सहपाठियों के साथ व्यवहार करना है, वो आती है छिपी पाठ्यचर्या। तो इस उपागम के अंतर्गत अनौपचारिक या छिपी पाठ्यचर्या आती है। ये उपागम विषय सामग्री के कलात्मक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक पक्षों पर केंद्रित होता है। इसके बाद सीमाएं। तो सबसे पहली सीमा क्या है, इसके अंतर्गत अनौपचारिक एवं छिपी पाठ्यचर्या पर बल दिया जाता है, जो प्रत्येक शिक्षण स्तर पर संभव नहीं है, ठीक है। छिपी पाठ्यचर्या में हमें ये बताया जाता है कि किस तरह से हमें बिहेव करना है, कि यानी कि औपचारिक पाठ्यचर्या के अलावा जो कुछ भी हमें बताया जाता है वो सब आता है हमारी छिपी पाठ्यचर्या के अंतर्गत, अनुशासन वगैरह सब कुछ। तो ये उपागम प्रायः अनेकार्थी एवं अस्पष्ट है, क्योंकि छिपी पाठ्यचर्या ही अस्पष्ट है। तो ये उपागम भी प्रायः अनेकार्थी, जिसके अनेक अर्थ हों, ठीक है, एवं अस्पष्ट है। ये अप्रत्यक्षात्मक एवं सहयोगात्मक अधिगम का एक रूप है। अगली सीमा क्या है कि इसमें सांस्कृतिक पक्षों पर अधिक बल दिया जाता है। अब इसके बाद चौथा है अनुशासनात्मक, या इसको हम विषयक उपागम भी कहते हैं, ठीक है, डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो विषयक का मतलब क्या है, जो विषय से संबंधित हो। तो पाठ्यक्रम विकास का अन्य उपागम अनुशासनात्मक उपागम भी है। इस उपागम को विषयी उपागम भी कहा जाता है, ठीक है, अनुशासनात्मक, या इसको हम विषयी उपागम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी विषय के तथ्यों एवं अधिगम अनुभवों को अधिक महत्व दिया जाता है। विषयों के तथ्यों एवं अधिगम अनुभवों को अधिक महत्व दिया जाता है, इसीलिए इसको हम विषयक उपागम कहते हैं। उन्हें क्रमागत एवं व्यवस्थित रूप में संगठित करके पाठ्यक्रम का विकास या सृजन किया जाता है। अनुशासनात्मक उपागम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए क्रेडेल ने लिखा है कि अनुशासन आधारित उपागम, यानी कि विषयक उपागम या अनुशासनात्मक उपागम, एक विषय के अंतर्गत शिक्षण अभ्यास को विशेषता प्रदान करता है और उस अनुशासन के चलन के लिए विषय वस्तु के ज्ञान और समग्रता की गहराई के विशिष्टीकरण के लिए शिक्षक को प्रोत्साहन करता है, ठीक है। इसमें आपको पॉइंट्स क्या पकड़ने हैं, क्योंकि बीएड में आप रट नहीं सकते, आप पॉइंट क्या पकड़ो कि ये जो है अनुशासनात्मक या विषयक उपागम है, किस बात पर जोर दे रहा है, ठीक है, विषयी उपागम किस बात पर जोर दे रहा है। इसमें किसी विषय के तथ्यों एवं अधिगम अनुभवों को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि विषय और उसके तथ्यों, ठीक है, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है।
तो ये आपको समझना है। फिर आपको ये देखना है कि हमें लिखना कैसे है, ये आप देख लें। तो अनुशासनात्मक आधारित उपागम एक विषय के अंतर्गत शिक्षण अभ्यास को विशेषता प्रदान करता है और उस अनुशासन के चलन के लिए विषय वस्तु के ज्ञान और समग्रता ओवरऑल की गहराई के विशिष्टीकरण के लिए शिक्षक को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अब इसके बाद आती हैं विशेषताएं या गुण। तो सबसे पहला गुण क्या है, इस उपागम के अनुसार प्रत्येक अध्ययन विषय की एक मान्य संरचना होती है, क्योंकि ये उपागम किस बात पर जोर देता है, ठीक है, अध्ययन जो विषय तथ्यों और अधिगम अनुभवों को जोर देता है। प्रत्येक अध्ययन विषय की अपनी अध्ययन एवं अनुसंधान प्रविधियां होती हैं, सबकी अलग अलग टीचिंग मेथड्स होते हैं। ठीक है, प्रत्येक विषय का अपना मूल तथा चिंतन क्षेत्र होता है। इसके अलावा प्रत्येक अध्ययन विषय की अपनी अपनी विषय वस्तु होती है, हर सब विषय की अपना एक अलग सब्जेक्ट मैटर होता है। ठीक है, सीमा क्या है कि ये उपागम पाठ्यचर्या में पृथक पृथक विषयों पर अधिक जोर देता है। ठीक है, अलग अलग विषयों पर जोर देता है। इसके अलावा इसमें सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न विषयों के मध्य पारस्परिक समन्वय में कमी की संभावना रहती है। तो इसमें आप देखिए, जब ये आपका ये उपागम पाठ्यचर्या में पृथक पृथक अलग अलग विषयों पर अधिक जोर देता है, तो जब अलग अलग विषयों पर अधिक जोर देगा तो जो विषयों में तालमेल है, ठीक है, इसमें सम्मिलित किए जाने वाले विषयों के मध्य परस्पर समन्वय तालमेल में कमी की संभावना रहती है। ठीक है, उनमें समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है। अगला क्या है, पाठ्यचर्या में पृथक पृथक विषयों का ही महत्व रह जाने के कारण पाठ्यचर्या के सामान्य विशेषज्ञों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं रह जाती। जो आपके सामान्य विशेषज्ञ हैं, यानी कि सब सब्जेक्ट जानते हैं, ठीक है, ऑलराउंडर हैं, तो जब पृथक पृथक विषयों का महत्व है तो उनकी कोई भूमिका नहीं रह जाएगी, तो पृथक पृथक उनके लिए टीचर चाहिए होंगे। इस प्रकार की पाठ्यचर्या में, यानी कि जो आपकी अनुशासनात्मक विषय उपागम द्वारा तैयार की गई, ठीक है, विषयक पाठ्यचर्या जिसको हम कहते हैं, तो इस प्रकार की पाठ्यचर्या में विभिन्न विषयों के मध्य अधिक स्थान प्राप्त करने के लिए खींचतान बढ़ जाती है। विषयों पर, अलग अलग विषयों पर जोर देती है, तो उनमें खींचतान बढ़ जाती है कि किस विषय को महत्वपूर्ण स्थान देना है, किसको ऊंचा स्थान, किसको नीचा स्थान देना है। तो इस प्रकार की पाठ्यचर्या में विभिन्न विषयों के मध्य अधिक स्थान प्राप्त करने के लिए खींचतान बढ़ जाती है। अब आपका पांचवा और लास्ट आता है अंता विषयक उपागम। ठीक है, अंता अनुशासनात्मक उपागम, दोनों नाम है, अंता विषयक या अंता अनुशासनात्मक उपागम, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो अंता का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी के अंदर जाना है, जैसे विषय है, अब विषय में भी अगर हम उपविषय में पहुंच जाएं, ठीक है, उपविषय का पाठ्यक्रम किस तरह से विकसित किया जाए, ये हमें बताता है अंता विषयक उपागम। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, अंता विषयक, विषय के भी अंदर, यानी कि उपविषय में। तो पाठ्यक्रम विकास का अन्य उपागम अंता अनुशासनात्मक उपागम है, इसे अंता विषयी उपागम भी कहा जाता है। जब पाठ्यक्रम का विकास करते समय किसी मुख्य विषय क्षेत्र के साथ उसके उपविषयों को संपुष्ट करे, ठीक है, जब उपविषयों को वो जोड़े, यानी कि विषय के अंदर पहुंच गया, तभी अंता विषयक हो गया आपका। ठीक है, तो जब पाठ्यक्रम का विकास करते समय किसी मुख्य विषय क्षेत्र के साथ उसके उपविषयों को संविष्ट करे पाठ्यक्रम का विकास करता है, संविष्ट करके पाठ्यक्रम का विकास करता है, तो इसे अनुशासनात्मक या अंता विषयी उपागम कहा जाता है। जैसे कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को बांट दिया जाता है कि जो आपका फिजिक्स हो गया, ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री हो गया, इसके अलावा जूलॉजी, बॉटनी, सभी। तो विज्ञान को ज्ञान कराने के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान को स्वतंत्र विषयों के रूप में अलग अलग खंडों में रखकर विज्ञान नाम से समन्वित पाठ्यक्रम सृजित कर दिया जाता है। यही अंता विषय को उपागम है, यानी कि विषय के अंदर। ठीक है, नेवल एवं ग्रीन ने अंता विषय को उपागम को स्पष्ट करते हुए लिखा कि अंता अनुशासनात्मक या अंता विषयक उपागम जांच करता है जो आलोचनात्मक ढंग से दो या दो से अधिक अनुशासनों या विषयों से निष्कर्ष निकलता है और जिन्हें अनुशासनात्मक सूझ के एकीकरण के लिए अग्रसर करता है। इसके बाद अंता अनुशासनात्मक या अंता विषयक उपागम के गुण। तो सबसे पहला गुण क्या है कि ये उपागम पाठ्यक्रम विकास का अन्य उपयोगी उपागम है। ठीक है, ये उपागम पाठ्यक्रम विकास में अधिगम के तात्कालिक लक्ष्यों की प्राप्ति में
सहायक होता है। जब हम बहुत विज्ञान को जैसे हमने बांट दिया बहुत सारी शाखाओं में, तो ये उपागम पाठ्यक्रम विकास का अन्य उपयोगी उपागम है। ये उपागम पाठ्यक्रम विकास में अधिगम के तात्कालिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। इसके अलावा इस उपागम के द्वारा छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति, जानने की इच्छा पैदा होती है। ठीक है। इसके अलावा ये उपागम संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोशारीरिक क्षेत्रों को अंतः संबंधित होने का विचार प्रस्तुत करता है। और लास्ट में आती हैं सीमाएं। तो सबसे पहली सीमा क्या है कि इस उपागम के अनुरूप पाठ्यक्रम विकास के लिए विषय वस्तु के चयन करने एवं संगठित करने में दक्ष ट्रेंड शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जो कि जिनकी की कमी है। ठीक है। दूसरी सीमा क्या है कि इससे छात्रों को किसी एक विषय का ज्ञान पूर्ण रूप से प्रदान नहीं हो पाता है। जैसे सपोज आप लास्ट ईयर में पहुंचे बीएससी की, तो आपको केमिस्ट्री लेना है या फिजिक्स लेना है। जब आप फिजिक्स लेंगे तो आपका केमिस्ट्री छूट जाएगा, यानी कि विज्ञान में आपका एक सब्जेक्ट तो छूट जाएगा, तो पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। इससे छात्रों को किसी एक विषय का विज्ञान जैसे ज्ञान का पूरी तरह से ज्ञान नहीं हो पाएगा, पूर्ण रूप से प्रदान नहीं हो पाता है। शिक्षक द्वारा उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करने से विषय की जटिलता भी इसमें बढ़ जाती है। तो ये आपके पाठ्यचर्या विकास के उपागम यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।